क्या हुआ है? वो तो पागल ही थे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको नमस्कार। क्या आप मेरे आवाज को सुन पा रहे हैं? फ्रेंड्स, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली एंड सी मी? ओके। आज जो है ओके, थैंक यू। हम एक नया सब्जेक्ट आज हम कवर करेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हिंदी में जनहित याचिका कहते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना है कि जनहित याचिका जो है हमारे संविधान में नहीं है। ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है बनाया हुआ एक जुडिशियल टूल है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल idea. It was developed by the Supreme Court of India. अब जनहित याचिका क्या है, मैं सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, न्यायालय का एक सिद्धांत यह है कि जो व्यतीत है वो ही न्यायालय के पास आए। जब मैंने आपको लॉ ऑफ टॉर्ट सिखाया था तब मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कोर्ट जाते हैं, अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। होप इट इज क्लियर नाउ। और वीडियो में थोड़ा सा ब्रेक हुआ होगा। अभी कैसे हैं? ओके। देखिए, कोर्ट का एक साधारण नियम यह है कि आप तभी कोर्ट जाएं जब आपका कोई अधिकार का हनन हो। One of the simple principles of Indian judiciary is that you can approach the court if you have been violated of any rights. पर जनहित याचिका इससे थोड़ा सा हटकर है। जनहित याचिका क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति कोर्ट जाने में असमर्थ है, उसके प्रतिनिधि बनकर आप कोर्ट जाकर उनके हित के लिए आप पिटीशन लगा सकते हैं। The whole philosophy of public interest litigation is that instead of the person whose rights have been violated, you can approach the court and get and file a petition and get their redressal. ये है बेसिक चीज। देखिए, 1980 में
1970 के आखिरी सालों में इंडिया में जनहित याचिका शुरू हुआ, जनहित याचिका। उससे पहले आप अपने राइट्स के लिए ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन जनहित याचिका का मतलब यह है कि जो लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं उनके लिए और कोई व्यक्ति कोर्ट में जाए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऐसे कहते हैं, यू रिप्रेजेंट द अनरिप्रेजेंटेड। एक उदाहरण से मैं आगे बढ़ता हूं। इंडिया में एक फेमस केस हुआ, इसका नाम आप लिखिए, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये पहला पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस है, जनहित याचिका का केस इंडिया में हुआ। ये केस कैसे हुआ? देखिए, बिहार के कई जेल्स में ऐसे लोग कई सालों से जेल में पड़े हुए थे जिनका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ। बच्चों, आपको पता होगा, सबसे पहले पुलिस जांच करते हैं, उसके बाद जो है कोर्ट में ट्रायल चलते हैं, ठीक है। पर बिहार में कई जेल्स में क्या हुआ कि हजारों कैदियां थे जिन्होंने अपने जिस अपराध के नाम पे उन्हें जेल में लेके आए हैं उसका अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन कई साल वो जेल में पड़े थे। समझ लीजिए, चोरी का मामला है। चोरी का मामला में 3 साल तक आपको जेल हो सकते हैं, लेकिन अभी तो उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ, लेकिन उन्हें जेल में डाल रखे हैं और 10 साल किसी के हो गए, 15 साल किसी को हो गए। तो इसका जब रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आया, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जिसका नाम कपिला हिंगो रानी है, उन्होंने एक जनहित याचिका लगाया। उन्होंने कहा, बिहार में जो हजारों कैदियां हैं जिनके अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ पर उनको सजा मिली जा रही है, उस केस वो फर्स्ट जनहित याचिका है। आप समझ लीजिए, बिहार में जो जेल में पड़े हुए लोग हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकते हैं, उनके जगह पर सुप्रीम कोर्ट के एक लेडी एडवोकेट कपिला हिंगो रानी, अगर ईश्वर ने चाहा हम अगले सेशन में सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान कर रहे हैं, तो कपिला हिंगो रानी के वहां पोर्ट्रेट बना हुआ है। वो इसलिए है क्योंकि जनहित याचिका इंडिया में सबसे पहले इंडिया में लेके आने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला कि बिहार में ऐसे कैदियां हैं जिनका ट्रायल विचारण अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने जिस अपराध के अभी दोष सिद्ध भी नहीं हुआ उससे कई गुना उन्होंने सजा काट लिए हैं, ऐसे जब मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया और 40,000 कैदियों को जो है स्वतंत्र करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। अभी आप समझ रहे हैं इसको, ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का प्रभाव। जो व्यक्ति कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं उनके जगह पर एक व्यक्ति कोर्ट में आते हैं और
कोर्ट से रिलीफ उनको मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स? ये बेसिक चीज है, ये बेसिक चीज है। होप यू अंडरस्टैंड, दिस आर सम वेरी बेसिक थिंग्स। ओके, अब इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये चालू किया, उसके पीछे दो बड़े जजेस हैं। देयर आर dear friends who are from English medium, I am a very forgetful person. You can always type English if I go speaking Hindi for a long time. But please understand, PIL means to represent the unrepresented. To represent the unrepresented. ठीक है? You have to mention this case. हुसैनारा खातून। हुसैनारा खातून एक अंडर ट्रायल स्त्री थी जिनके लिए PIL लगाया गया था। बाबा वो दरवाजा बंद करना है ना, ये भी बंद कर। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। इंडिया में PIL शुरू होने के लिए 4 मुख्य कारण हैं। एक, अमेरिका के PIL सिस्टम। अमेरिका में जनहित याचिका का जो सिस्टम शुरू हुआ, उससे हम प्रभावित हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, द फर्स्ट इन्फ्लुएंस वी हैड टू स्टार्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया वाज यूएस में भी सोशल एक्शन लिटिगेशन, उसका नाम था सोशल एक्शन लिटिगेशन, है ना। हम यूएस से प्रभावित हुए। यूएस में 1960 के आखिरी सालों में वो शुरू हो गया था। इंडिया में 1970 के आखिरी सालों में शुरू हुआ। यूएस हैड ट्राइड PIL in the last years, in the closing years of 60s, and we started it in the closing years of 70s. दूसरा है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम जो है, ब्रिटेन से भी हम ब्रिटेन में भी जो महान्यायवादी हैं, ब्रिटेन में भी जो महान्यायवादी हैं, जो अटॉर्नी जनरल का स्थान रखते हैं, वो भी जो व्यक्ति कोर्ट नहीं आ सकते, उनके जगह पर वो केस फाइल कर सकते थे। तो इंग्लिश सिस्टम का भी हमारे ऊपर प्रभाव रहा। ठीक है। तीसरा है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी में 2 बड़े जजेस थे। एक है जस्टिस VK कृष्णय्यर, इनका नाम आप लिखिए, आपका पुण्य बढ़ेगा। जो है VK कृष्णय्यर और जस्टिस PN भगवती, ये 2 ऐसे जजेस थे जिन्होंने इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का शुरुआत किया। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस आर 2 लीगल हेवीवेट्स। ये 2 बड़े दिग्गज चीफ जस्टिस थे। हमें इंडिया में बहुत सारे चीफ जस्टिसेस भी मिले। चीफ जस्टिसेस, चीफ नहीं, चीफ जस्टिसेस। लेकिन मैं बात कर रहा हूं चीफ जस्टिसेस, चीफ जस्टिसेस। तो ये जस्टिस PN भगवती एक चीफ जस्टिस, चीफ। और जस्टिस VR कृष्णय्यर भी इंडिया के हेवीवेट्स। तो ये दोनों व्यक्तियों ने इंडिया में जनहित याचिका लाने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया। These are 2 people we cannot forget while we talk about public interest litigation. Number 4, senior advocates। ऐसे सीनियर एडवोकेट्स का बहुत बड़ा रोल रहा।
सीनियर एडवोकेट्स ने साधारण लोगों का भी रोल रहा जनहित याचिका को बढ़ावा देने में, लेकिन जैसे एमसी मेहता का नाम आप किताब ये एग्जाम में लिखना बच्चों, वो एमसी मेहता देखकर ही आपको जो है वो पास करा देंगे, क्योंकि एमसी मेहता जैसे गंगा जी का जो सफाई का काम है या यमुना जी का जो सफाई का काम है, एमसी मेहता के केसेस से शुरू हुआ। देयर आर मेनी सीनियर एडवोकेट्स whose contribution to PIL can only be written in letters of gold. तो ये चार चीज आपको याद रखना है, अमेरिकन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, इंडिया के महान न्याय मूर्तियां और इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है जनहित याचिका को बढ़ावा देने में बड़ा उनका भूमिका रहा। एक उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, इंडिया में 2002 से पहले पब्लिक स्मोकिंग पे कोई रोक नहीं था। पब्लिक स्मोकिंग, सार्वजनिक स्थल पर आप खड़े होके अपना जो फिक्र को धुआं में उड़ा सकते थे, जैसे देवानंद साहब करते थे। पब्लिक स्मोकिंग पे कोई रोक नहीं था, लेकिन मुरली एस दियोरा करके एक बिजनेसमैन ने PIL लगाया, जनहित याचिका लगाया। उन्होंने कहा साहब ये पब्लिक स्मोकिंग कई देशों में बैन किया हुआ है, लेकिन इंडिया में अभी तक क्यों नहीं बैन किया। तब सुप्रीम कोर्ट एकदम जाग गया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, हमने ये इतने सालों में सोचा नहीं। और 2002 में मुरली एस दियोरा, ये जो बिजनेसमैन का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे इंडिया में पब्लिक स्मोकिंग पे बैन लग गया। आप समझ रहे हो, एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। You know, the public smoking in India had to be banned because a public spirited citizen and a businessman by name Murli S. Diora filed a petition in the apex court telling that, अच्छा, पब्लिक स्मोकिंग के खिलाफ उन्होंने ये कहा, देखिए स्मोकिंग करने वाले को अपना हेल्थ खराब करना या अपने कोई भी कारण स्मोक करने का अधिकार रहे हैं, लेकिन जब हम सार्वजनिक स्थल पर हैं हमारे भी हेल्थ को वो इफेक्ट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है मैं जो बात कर रहा हूं? श्वेता, आपके वीडियो ऑन है, आपको समझ में आ रहा है मेरी बातें? ठीक है, ओके नैना, वेरी गुड। ओके, हम आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से क्या क्या फायदा हुआ? थैंक यू शुभम। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से क्या क्या फायदा हुआ? व्हाट आर द एडवांटेजेस या मेजर अचीवमेंट्स ऑफ PIL? जनहित याचिका से इंडिया में, इंडियन सिस्टम में क्या क्या फायदा हुआ, उस पे हम बात करें। वी आर गोइंग टू डील विद सम ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पर उससे पहले बच्चों, ये वाला सब्जेक्ट में 80 मार्क का क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क आपके प्रैक्टिकल फाइल के लिए है। 20 मार्क आपके प्रैक्टिकल वाइवा के लिए हैं। आप में से अगर आपने किसी ने प्रैक्टिकल फाइल अभी तक कॉलेज से नहीं लिया, आप प्लीज लीजिए। एग्जाम के तुरंत बाद प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, इस बार भी ऐसा होगा, ऐसे हम विश्वास करते हैं, तो आप प्लीज उसे रखें। और जो मैं आज बात कर रहा हूं ये आप नोट करते जाइए ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आप जवाब दे पाए। ठीक है, ओके। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से क्या क्या फायदा हुआ।
वो हम देख रहे हैं। सबसे पहला है मौलिक अधिकारों का विस्तार किया जाना, एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों को विस्तार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों को कई नए पहलू सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार 6 है हमारे संविधान में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जनहित याचिकाओं में मौलिक अधिकार का इस प्रकार व्याख्या किया कि आज के तारीख कुछ 40 मौलिक अधिकार है। जैसे राइट टू मैरी, शादी करने का अधिकार, यह तो संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक केस हुआ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात यह था कि 2 कास्ट के लोग जो है, अलग अलग कास्ट के लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके माँ बाप जो है उनको शादी करने के लिए अड़चन डाल रहे थे। 18 साल के बाद जो है आप मेजर हो जाते हैं और आप किससे शादी करते हैं वो आपका स्वयं का निर्णय है। उसमें ना बाप या ना माँ, ना दादा दादी, नाना नानी, किसी का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए वैसे। लेकिन हम जो है इंडिया में रहते हैं, हमें मालूम है कि सब लोग सब काम में जो है अपना जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए ये दोनों को शादी करने नहीं दे रहे थे। इनको आखिर में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा, अभिषेक यू आर इन अ ग्रेट मूड, गुड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू मैरी, शादी करने का अधिकार मौलिक अधिकार है। तो कहने का मतलब है मैं इतना फाइन डिटेल्स नहीं जानता हूं, लेकिन लॉ जरूर जानता होगा, तभी वो इंडिया के जो सबसे बड़े कोर्ट है वहां तक वो चलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, सबसे पहले मैंने कहा मौलिक अधिकारों का विस्तार। दूसरा है कुचलित लोगों को न्याय मिलना, जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड। कुचलित लोगों के लिए न्याय मिलना कैसे संभव हुआ? जनहित याचिका के द्वारा संभव हुआ। तमिलनाडु में शिवगासी करके एक जगह है, शिवगासी, वहां हजारों बच्चों को मैच मेकिंग फैक्ट्री, मैचेस जहां बनते हैं उस फैक्ट्री में काम करवा रहे थे। उसके खिलाफ एक पीआईएल लगा और उस पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे बच्चों को वहां काम करने से रोकने के लिए और उनके एजुकेशन और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए ऑर्डर दी। तो द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द disadvantaged and the marginalized and the exploited and the oppressed were taken up by the apex court. Okay, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज गुड गवर्नेंस। देखिए विधायिका को और कार्यपालिका को कई बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने कहा कि आप इस विषय में कानून बनाइए, आप जो है ऐसे कानून में बदलाव कीजिए। ठीक है, तो the government were taken to task because of PILs। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से ये भी फायदा हुआ कि
विधायिका को और कार्यपालिका को अपना काम करने के लिए कई बार हाई कोर्ट्स ने और सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर किया। ओके, गुड गवर्नेंस। नंबर 4, लीगल रिफॉर्म्स। विधि में सुधार लाने के लिए भी जनहित याचिका ने काम किया। विधि में सुधार लाने के लिए, जैसे स्त्री जहां काम करते हैं उनका सुरक्षा को लेके एक केस हुआ था, विशाखा केस। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले में विधि नहीं बनते हैं, हम कुछ निर्देश जारी करते हैं और उससे सबको फॉलो करना पड़ेगा। So public interest litigation was very instrumental in bringing about legal reforms. In a case called Vishaka versus State of Rajasthan, the Supreme Court issued many guidelines about protection of women in workplaces. तो विधि के सुधार में भी जनहित याचिका का बहुत बड़ा भूमिका रहा। फिर नंबर 5, ट्रांसजुडिशियल इन्फ्लुएंस। ट्रांसजुडिशियल इन्फ्लुएंस का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से केवल इंडिया को फायदा नहीं हुआ, दूसरे देशों को भी फायदा हुआ, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, हांगकांग जैसे कई देश में इंडिया के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है अनुकरण किया जा रहा है। Indian public interest litigation has also not only influenced Indian judiciary and Indian system, but it has also influenced countries like Nepal and Pakistan and Bangladesh and South Africa and Brazil and so on and so forth. कहने का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बहुत सारे फायदे हुए हैं, ठीक है। पर्यावरण को लेके जो बंधक हैं, बंधक मजदूर हैं, उनको लेके, मछुआरे को लेके, स्त्री को लेके, बच्चों को लेके, कैदियों को लेके, है ना, दुनिया भर के रिफॉर्म्स, सुधार जो है इंडिया में, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में कुछ निर्देश जारी किए पीआईएल को लेके, जनहित याचिका कैसे लगाना चाहिए, किसके लिए लगाना चाहिए। अच्छा, एक बात आप समझिए, जब साधारण केस आप फाइल करते हैं, आपको कोर्ट क्या पूछते हैं? कोर्ट ये पूछते हैं कि आपका कौन सा अधिकार का हनन हुआ। लेकिन जब आप एक जनहित याचिका फाइल करते हैं, आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि किसके अधिकार का हनन हुआ, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, when you file a civil case or a criminal case, what will be asked of you? What rights of yours have been violated? But when you file a public interest litigation or a social action litigation, you will be asked whose rights have been violated. कल ही मैं अपना कोई स्टूडेंट से बात कर रहा था, अपना एक पुराना एलएलबी के स्टूडेंट जो है अच्छा मार्क्स से पास हुए और कल कॉलेज आए थे तो मुझसे मिलके गए, तो वो बच्चा कह रहे थे एमपी गवर्नमेंट ने अभी एक नया ऑर्डर जारी किया, उसमें कहते हैं अगर आपको एमपी जुडिशरी के एग्जाम देना है तो आपको कम से कम 70% मार्क चाहिए। 70%।
तो वो पूछ रहे थे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। 70% मार्क चाहिए, 2 साल का प्रैक्टिस चाहिए, जबकि पूरे इंडिया में ऐसे दूसरे राज्यों में नहीं। तो मैंने कहा है कि आप PIL फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली बात है। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, हम क्या कह रहे थे? यस, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है, एक, बंधुआ मजदूर के लिए आप PIL फाइल कर सकते हैं, बॉन्डेड लेबर। बंधुआ मजदूर क्या होते हैं? क्या? देखिए, इंडिया में पहले क्या होता था, हाँ, अगर समझ लो एक व्यक्ति ने एक लेबरर ने जमींदार से पैसा लिया और वो चुका नहीं पाया, तो क्या करते थे? अरे सरियो रे लंबो, वो उनके वहां काम करते रहते थे और उनके पीढ़ियां उनके वहां काम करते थे जब तक वो पैसा उतार नहीं पाते। बॉन्डेड लेबर इज a very exploitative system, you know. Generations of people have undergone untold suffering. तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा करके एक NGO ने केस फाइल किया और बंधुआ मजदूरों के लिए जो है बहुत सारे डायरेक्शंस, बहुत सारे ऑर्डर जारी किए। और बाद में 1986 में एक अधिनियम भी भारत सरकार ने बनाया बंधुआ मजदूरों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बंधुआ मजदूर, फिर है नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चे जो है का देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। नेग्लेक्टेड बच्चों के लिए, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन केस कैन बी टेकन अप थ्रू ए PIL, है ना। उन बच्चों के मामले PIL के द्वारा आप केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, PIL हाई कोर्ट्स में भी आप फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हैं, निचली कोर्ट में नहीं। आपके कभी एक फिल्म बना था थोड़े साल पहले, उसमें एक आदमी PIL लगा रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो केस मैं भूल रहा हूँ, वो फिल्म मैं भूल रहा हूँ। यस, PIL cannot be filed in public interest in district courts. PIL can only be filed in high courts and supreme court. ठीक है, फिल्म वाले तो जो है सबको धोखा देते हैं और कभी कभी जब टाइम मिलते हैं वो अपने आप को भी धोखा देते हैं। तो तीसरा है exploited workers। समझ लीजिए, जो लेबर वर्ग है ना, उनके हितों के लिए भी आप कोर्ट जा सकते हैं, और प्रिजनर्स, कैदियों के लिए। ठीक है, इंडिया के जेल्स जो है का सिस्टम बहुत दयनीय है ना। देखो, एक होता है हार्ड टॉर्चर और दूसरा होता है सॉफ्ट टॉर्चर। हार्ड टॉर्चर तो विधिक रूप से मना है, पुलिस आपको मार नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पुलिस आदत से मजबूर है, वो मारते हैं, लेकिन पुलिस आपको मार नहीं सकते हैं। पुलिस केवल 1-2 सिचुएशन में आपको मार सकते हैं, जैसे तीन स्थितियों में ही पुलिस आपको मार सकते हैं। एक, लॉ एंड ऑर्डर, समझ लीजिए सेक्शन 144 लगा हुआ है। अभी जो हमारे नए कलेक्टर साहब ज्वाइन किए हैं, वो अगर 144 लगाए और कहा कि लोग जमा नहीं हो और आप जबरदस्ती जमा हो रहे हैं, तो वो उनके पास जो लाती है वो केवल दिखाने के लिए नहीं, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर केस है। यस,
कोरोना के टाइम में हमने देखा। नंबर 2, अगर समझ लो आपको अरेस्ट किया कोई केस में और आप भागने का कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप पे फोर्स लगा सकते हैं, दबाव लगा सकते हैं। नंबर 3, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस मतलब आपने पुलिस का कॉलर पकड़ा, आपने पूछा कि आपको पता नहीं है कि मैं किसका बेटा हूं, तो आपने उनका कॉलर पकड़ा, फिर पता नहीं पड़ेगा कि आपको क्या हुआ, क्योंकि जो है वो पुलिस जो है वो अपना ताकत आपको दिखाएंगे। फिर आप सावलिया जी हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद आपको होश आएगा। तो कहने का मतलब है कैदियों के साथ हाँ, आप एडवोकेट है, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है पुलिस के साथ आप जो है अच्छे से पेश आइए, ठीक है। ओके, नंबर 5, पुलिस एट्रोसिटीज। पुलिस एट्रोसिटीज मतलब पुलिस ने कहीं ज्यादती किया। फिर वुमेन्स राइट्स, विमेन स्त्री के राइट्स, बच्चों के राइट्स, चिल्ड्रन हमने लिख दिया, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। SC ST है ना, ये सबसे कुचलित वर्ग है ना। इंडिया में हजारों साल से जो सबसे पीड़ित वर्ग है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके राइट्स के लिए आप PAL पर फाइल कर सकते हैं। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण। You can always file a case for environmental issues, है ना। आपके आसपास के इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, अगर ओके। फिर है राइट्स मतलब दंगे, ठीक है। हम बड़े शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि इस देश में दंगे का नाम बहुत कम सुनाई में देते हैं। ओके, ओल्ड एज पीपल है ना, ओल्ड एज, डिसेबल्ड मतलब दिव्यांग। See, when there is a right, you can always take the help of your courts. वैसे तो जैसे अभी हमारे यहाँ मणिपुर में राइट चल रहे हैं, मणिपुर में 2 ग्रुप्स के बीच में राइट चल रहे हैं। एक ग्रुप है मेती, METEI, मेथी, और दूसरा है कुकी, KUK। राइट्स चल रहे हैं, इसको जो कंट्रोल में लाने का काम प्रशासन का है। अगर प्रशासन फेल होते हैं, संविधान के आर्टिकल 355 और 356 कहते हैं, या तो सेंडर वहां पुलिस फोर्स या आर्म्ड फोर्स को भेजकर स्थिति को काबू में करे, या आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए और पूरा प्रशासन जो है केंद्र सरकार का। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 80 दिनों से मणिपुर में जो है 2 ग्रुप्स के बीच में भयंकर दंगे चल रहे हैं। तो यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। कोर्ट का आप मदद ले सकते हैं। जैसे गुजरात में जब दंगे हुए थे, गुजरात में जब दंगे हुए, जब लोगों को लगा कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो, ट्रायल प्रॉपर तरीके से नहीं हो, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सारे मामले गुजरात से लेके मुंबई के हाई कोर्ट में, मुंबई में उसको शिफ्ट किया। तो यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ। अच्छा, ये 10वीं बात है दिव्यांग लोग, डिसेबल्ड है ना। डिसेबल्ड में एसिड अटैक विक्टिम्स को भी डिसेबल्ड माना गया। केवल हाथ या पैर से कमजोर लोग ही दिव्यांग नहीं है।
दिव्यांग में बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें एक एसिड अटैक विक्टिम्स भी है। तो ये 10 लोगों के लिए 10 कैटेगरी के लोगों के लिए आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। इंडिया में सोचिए हर साल 25,000 PIL लगते हैं, इतना इसका यूज हो रहे हैं, इसका अब्यूज भी हो रहे हैं, इसका दुरुपयोग भी हो रहे हैं, उसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम यूज सीखें। 25,000 केसेस में, हाँ जी, इसका वही मैं बताने वाला था। ज्यादातर मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है डोर से ही आपको वापस भेज देते हैं। आप सलाम करते हैं, वो भी सलाम करते हैं और बोलते हैं, और फिर जल्दी वो नमस्कार करते हैं। वो कहते हैं कि आप कहाँ से आए, तो आप कहेंगे कि वीर शूरों की नगरी चित्तौड़ से। आपका फाइल हमने देखा, हम इस पे सुनवाई नहीं कर सकते, तो वो आपको वहीं से भेज देते। कई केसेस में तो वो आपसे फाइन भी लगाते, पेनाल्टी भी लगाते। पिछले हफ्ते की बात है, एक महान प्रतिभा ने एक PIL लगाया। वो PIL ये था, रिजर्वेशन के मामले सुनने के लिए केवल जनरल कास्ट के जजेस ही सुनवाई करें। इंडिया में लोगों के पास कितना टाइम है, आप सोचिए। वो ये कह रहे हैं, वो PIL जनहित याचिका में उनका प्रेयर ये था कि साहब ये जो रिजर्वेशन वाले मामले हैं उसमें केवल जनरल कास्ट के लोग ही सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो सुनने से इनकार किया, वो तो ठीक है, 50,000 कॉस्ट भी लगाया, पेनाल्टी भी लगाया। तो वो बाद में ट्रेन में वो बहुत दुखी हुए होंगे कि मुझे ये काम करना नहीं चाहिए। ओके, कहने का मतलब है तो ये 10 बात आपको समझ में आ गई। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू रानू, थैंक यू नैना, थैंक यू संस्कार। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर मतलब इसका प्रक्रिया क्या है? देखिए, सिविल मामले के लिए इंडिया में एक प्रोसीजर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं CPC। वी आर नाउ गोइंग टू लुक एट द प्रोसीजर ऑफ PIL। फॉर सिविल केसेस देयर इज सिविल प्रोसीजर कोड, CPC करके एक चीज बना हुआ है। क्रिमिनल मामलों के लिए CRPC बना हुआ है, CRPC। लेकिन PIL के लिए कोई कोड बना हुआ नहीं है। जनहित याचिका का मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सुनेंगे, उसका कोई विशेष प्रक्रिया बना हुआ नहीं है। लेकिन 5 बात अक्सर हमने देखा है ना, वो हम बता रहे हैं। सबसे पहला, लोकस स्टैंडर्ड को एक्सपेंड करना। देखिए, सबसे पहली बात यह है, PIL में जरूरी नहीं है कि आपका कोई हित उससे जुड़ा हुआ हो, है ना। साधारण मामलों में आपका हित जुड़ना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट पूछेगा आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है। लेकिन जनहित याचिका में लोकस स्टैंडर्ड, बच्चों ये क्वेश्चन आएंगे, मैं भविष्यवक्ता हूं, ये क्वेश्चन आएंगे। लोकस स्टैंडर्ड, लोकस स्टैंडर्ड का मतलब आप जब सुने जाने का अधिकार, थैंक यू अक्षय, सुने जाने का अधिकार। कोर्ट ये पूछेंगे कि हम आपका क्यों सुने, क्योंकि आपका कोई हित का नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडर्ड का उदारीकरण। लोकस स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है, लोकस स्टैंडर्ड लैटिन शब्द है बच्चों। नंबर 2, लेक्चर एज रिट। देखिए, आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज को लेटर भी लिखा
क्या हाई कोर्ट के हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी को या हमारे यहाँ से गए एक जज साहब है, उनको अगर एक लेटर भी लिखा, वो लेटर को वो पीएल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको रिट पिटीशन मान सकते हैं। आप समझिए, आपने अगर टेलीग्राम भेजा, वैसे टेलीग्राम सब भूल गए लोग, पोस्ट लेटर भी भेजा या ईमेल भी भेजा, उस ईमेल को या उस लेटर को या उस टेलीग्राम को पिटीशन में बदलने का अधिकार कोर्ट रखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे उदयपुर में फतेह सागर और पिछोला लेक की सफाई के लिए एक आदमी ने राजस्थान हाईकोर्ट गया, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि वहां जो है लोग नहाना बंद कर दें, लोग वहां कपड़े धोना बंद कर दें। तो एक दो हफ्ते के लिए लोगों ने बंद कर दिया था। फिर बाद में लोगों ने कहा कि कितने दिन बिना नहाए रहेंगे, कितने दिन बिना कपड़े धोए रहेंगे, तो वो वापस जो है पिछोला लेक और फतेह सागर में फिर चले गए और वो वापस जो है पुराने स्थिति में आ गए। तो कहने का मतलब है द कोर्ट हैज द राइट टू कन्वर्ट ए लेटर इनटू ए रिट। ठीक है, तीसरा है हेमंत, गुड, ओके, तीसरा है सुओ मोटो कोग्निजेंस। सुओ मोटो भी एक लैटिन शब्द है। सुओ मोटो मतलब स्वयं संज्ञान लेना। देखिए, अभी मणिपुर का केस आपको बताऊं, मणिपुर केस में स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ नहीं किया। कम से कम न्यूज़पेपर के हिसाब से हम देखें तो ना स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई एक्शन लिया जिससे ये स्थिति काबू में आए। पर परसों पहले कभी निकालते थे सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वयं संज्ञान लिया। The Supreme Court of India took cognizance of निकालने के लिए the Manipur violence। आप समझना, करीब 200 लोग मर चुके हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए हैं, जैसे कोई युद्ध की स्थिति हो गई। ये उंगली अंगूठा जो भी आप लगा तो सही लगा। हम राजस्थान में हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते कि देखो ये तो दूसरे राज्य में हो रहा है, नहीं। कहने का मतलब द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सुओ मोटो एक्शन, है ना। पीएल में सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले सकते हैं। फिर नंबर 4, नॉन एडवर्सियल सिस्टम। नॉन एडवर्सियल सिस्टम मतलब जो साधारण रीति अपनाए जाते हैं सिविल मामले में और क्रिमिनल मामले में, उससे हटकर एक प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। साधारण केस में क्या होते हैं, एक व्यक्ति को लाते हैं, दूसरा व्यक्ति को लाते हैं, एविडेंस लेते हैं, क्रॉस होते हैं, क्रॉस समझते हैं आप, क्रॉस एग्जामिनेशन। एक आदमी अभी एक केस हुआ, उस केस में क्या हुआ, एक आदमी के जगह से कई पेड़ काट के चले गए, काट के ले गए। वो व्यक्ति ने केस फाइल किया, 2 गवाह लेके आए। वो 2 गवाह को जब क्रॉस एग्जामिन किया, दोनों के हाथ पैर सब कांपने लगे। तो कोर्ट को समझ में आ गया कि इन लोगों ने देखा नहीं है। पर जब ये 2 आदमी ने जो है हाथ ऊपर कर दिया, तो वो आदमी ने कहा कि साहब एक और व्यक्ति है जिसने देखा कि ये फलाना आदमी ने काट के लेके गया, उसको मैं अगली बार लेके आऊंगा। कोर्ट ने उसको परमिशन दी। दूसरी बार वो साहब को लेके आया, उससे पूछा, साहब आपने ये जो व्यक्ति है ये पेड़ काटते हुए ले जाते हुए आपने देखा? उन्होंने बोला कि हाँ जी साहब। कब देखा? करीब 10:30-11 बजे देखा।
आप कहाँ खड़े थे? मैं यहाँ खड़ा था। अब वो दूसरा लॉयर बहुत शार्प था, शार्प। सारे लॉयर शार्प होते हैं, मैं बाकी लॉयर्स को कम नहीं बता रहा हूँ। तो ये लॉयर ने पूछा, आप हर संडे गाड़ी मन ले चर्च जाते हैं क्या? खाली काम कर दे बस। उन्होंने बोला, जी साहब, मैं ईश्वर का भाई मानने वाले व्यक्ति हूँ, मैं हर संडे चर्च जाता हूँ। पिछले साल ऐसा कोई संडे है जब आप चर्च नहीं गए? उन्होंने बोला, नहीं साहब, आज तक ऐसे जो है मैंने चर्च मिस नहीं किया। जिस दिन वो पेड़ काटा करके प्लेंट में लिखा हुआ था वो एक संडे था, आप समझे? और उन्होंने कहा कि साहब ये कह रहे हैं कि संडे को ये चर्च जाते हैं, संडे का चर्च का टाइम 9 से 12 बजे है और 10:30 बजे ये बीच में ये पेड़ काटते हुए कैसे देखा? उन्होंने तुरंत जो है माफी मांगी। कहने का मतलब, क्रॉस एग्जामिनेशन करके एक चीज होता है कोर्ट में, है ना? जो बच्चे कोर्ट नहीं गए, हमारे निम्बाड़ा रोड में एक कोर्ट बना हुआ है, नया कोर्ट, वहां आप कभी जाइए और देखिए। ओके, नेक्स्ट है, आखिरी चीज है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशंस। देखिए, कमीशंस को नियुक्त करने का अधिकार भी कोर्ट रखते हैं। द कोर्ट कैन अपॉइंट कमीशंस टू स्टडी ए मैटर। समझ लीजिए, बंधुआ मजदूर का मामला आया तो कोर्ट तो हरियाणा में जाके या दिल्ली में जाके, दिल्ली में या हरियाणा में जो बंधुआ मजदूर हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, उनको जाके देख के सीख नहीं सकते। तो कोर्ट क्या करेगा? एक कमीशन अपॉइंट करेगा, ठीक है, 3-4 लोगों का या कुछ मेंबर्स का ये कमीशन अपॉइंट करेगा और उनका रिपोर्ट लेगा और उसके ऊपर वो कार्यवाही करेगा। तो ये 5 चीज आपको याद रखना है। PIL के प्रक्रिया क्या है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों, या मैं बोलते जा रहा हूं? ओके, गुड जयराज, गुड गर्विता। ओके, अब हम आते हैं इसका मिसयूज। गुड देव, इसका दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं? हमारे यहाँ इंडिया में अनस ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने जो आपसे छूट गया, आप मुझे बता सकते हैं, मैं वापस रिपीट कर सकता हूं। ओके, नेक्स्ट है मिसयूज। जनहित याचिका का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अब बच्चा 3rd ईयर आते आते या BA LLB के 5 ईयर आते आते बच्चे पूछने लगता है कि सर कोई PIL लगाने का कोई रास्ता बताओ। क्यों? क्योंकि अगर PIL लग गया, हो सकता है नाम राजस्थान पत्रिका में आया या टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो बाकी सारे कामों को छोड़ के हमें उनको बिठा के PIL के लिए सुझाव देना पड़ता। तो एक है फॉल्स PILs, है ना, या फ्रीविलस PILs। सबसे पहला है फ्रीविलस PILs। फ्रीविलस PILs मतलब जो जनहित संबंधी मामले है ही नहीं, है ना। जैसे एक बार केस फाइल किया कि साहब इंडिया के रेलवे में हमेशा ट्रेन लेट आते हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ किया जाए। इंडिया के ट्रेन लेट आते हैं, आप सोच के देखिए, इंडिया में टाइम टेबल केवल रेलवेज निकालते हैं। इंडिया में रेलवेज का एक टाइम टेबल करके एक किताब निकलता है हर साल, पर कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं करते। ये सच है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया में 70,000 मील का रेलवे ट्रैक बना हुआ है और वो सारे ट्रेन टाइम पे चले, वो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? सही बात। फिर एक बार केस फाइल किया, एक बार पिटीशन फाइल किया, साहब ये जो
ओनियन को क्या कहते हैं? ओनियन, प्याज। प्याज, प्याज का जो रेट है बहुत बढ़ रहे हैं, प्याज का रेट को कम किया जाए। ऐश्वर्या राय के शादी को लेके भी एक बार PIL फाइल हुआ। ऐश्वर्या राय, अब सोचो, शादी करने के लिए भी, शादी को रोकने के लिए भी या शादी करने के लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स। ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट का मतलब, आज यहाँ टोमेटो जो है मेरे वाइफ ने कल परसों बोला कि आते टाइम 1 किलो टमाटर लेके आ। मैंने मन में सोचा कि इनको कुछ पता नहीं है टोमेटो का जो प्राइस है। फिर मैंने कहा मैंने आधा किलो ही लेके गया, आधा किलो लेके गया और कहा कि वहाँ अच्छे टमाटर नहीं थे, मैंने बहुत कम था, फिर मैंने उसमें से छाट के जो है इसको लेके आया। ओके, फिर है ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स। ओवरबर्डनिंग ऑफ कोर्ट्स का मतलब है बच्चे भी, वाइफ तो परेशान करती है, बच्चे भी परेशान करने लगे। ये फ्रूट शॉप में जाते तो सबसे महंगे पे उनका नजर जाता कि स्ट्रॉबेरी ले लो पापा, स्ट्रॉबेरी नहीं तो कम से कम कीवी ले लो। ये सबका रेट इनको अभी कुछ पता नहीं, तो इसलिए आजकल मैं इनको कहीं बाहर ले जाना बंद कर दिया। मैं कहता हूँ कि जो है मौसम खराब है, मौसमी बीमारियां चल रहे हैं, आप लोग घर पे बैठो, मैं लेके आता हूँ कुछ। ओके, ओके, नंबर 2, कोर्ट के जो बार है, कोर्ट का जो बार है बढ़ता जा रहा है, जजेस का बार भी बढ़ता जा रहा है और कोर्ट का भी बार बढ़ता जा रहा है। तो नंबर 3, टोकनिज्म का मतलब है, कभी कभी स्पेलिंग गलत हो रहा है, TOKENISM। टोकनिज्म का मतलब है कभी कभी कोर्ट कुछ ऑर्डर पास करते हैं लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे समझ लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं। इंडिया में एक केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू फूड, खाने का अधिकार सबको होना चाहिए। बोलना कितना आसान है, खाने का अधिकार सबको होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में जितने FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वहां जो अनाज रखे हुए हैं, यस, अनाज रखे हुए हैं वो सड़ रहे हैं। आप सब्सिडाइज्ड रेट में गरीबों को दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और सब घर पे चले गए। लेकिन सबको खाना मिलता है क्या? नहीं मिलता। लेकिन राइट टू फूड फंडामेंटल राइट है करके सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये बस प्रतीकात्मक न्याय है, असल में न्याय नहीं मिल रहा है। ठीक है। फिर है नो सोशल ऑडिट। नो सोशल ऑडिट नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपने राइट टू फूड को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बताया। दूसरे केस में राइट टू शेल्टर, हर व्यक्ति के सिर के ऊपर छप्पर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। हमें अच्छा लगा न्यूज़पेपर पढ़ के, हमने एक बार ही पढ़ते हैं, लेकिन जब ऐसे ऐसे न्यूज़ आते हैं हम 2 बार पढ़ते हैं, हमारा मन खुश हो जाता है कि देखो साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक आदेश निकाला। एक केस हुआ, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा गंगा जी जो है, गंगा जी अवयस्क है, अवयस्क, और गंगा जी का संरक्षक स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे एक अवयस्क की संभालना जरूरी है, वैसे
गवर्नमेंट गंगा जी का रक्षा करे। हमें सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन गंगा जी और यमुना जी का जो स्थिति, असल स्थिति, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उतना ठीक हो गया जितना होना चाहिए? जरूर हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन देयर इज नो सोशल ऑडिट टू सी इफ द कोर्ट्स डायरेक्शंस आर फुल्ली इंप्लीमेंटेड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। नंबर 5, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, देखो हमारे संविधान शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं। न्यायपालिका का काम केवल न्याय दिलाना या विधि की व्याख्या करना है, लेकिन कभी कभी न्यायपालिका भी विधि बना लेते हैं। कभी कभी न्यायपालिका भी विधि को लागू करने के लिए कार्यपालिका को कहते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्शन कभी कभी हट जाते हैं। अब हम आते हैं लीगल, सॉरी, आपके फ्री लीगल एड्स। देखिए इंडिया में नेक्स्ट टॉपिक है फ्री लीगल सर्विसेज, है ना। लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज जो लोक अदालत लगना है ना, उसके लिए लोक अदालत समझते हैं आप, कोर्ट में सारे मामलों का निवारण नहीं हो पा रहे थे, इसलिए कोर्ट के बाहर मामलों का निवारण करने के लिए जो सिस्टम बनाया उसको हम कहते हैं लोक अदालत। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, our Supreme Court, our High Courts, our subordinate judiciary are overburdened and understaffed. एक तो उन पे बोझ बहुत ज्यादा है और उनके स्टाफ बहुत कम है। जितना जजेस होना चाहिए वो बहुत कम है। 1 लाख लोगों के लिए केवल 18 जजेस है। प्लीज अगले साल आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, तो 4 लेवल पे ये काम करते हैं। एक है नेशनल, ये नाम आप लिखिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। 4 स्तर पर ये काम करते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुक लेवल पे भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय लोक विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक लेवल पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण होते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम है लोक अदालत लगाना, लोक अदालत लगाना। लोक अदालत में क्या होते हैं? ऐसे मामले जो कोर्ट के बाहर उनके समझौता किया जाता है, जैसे फैमिली मामले जो हैं, ज्यादातर जो है फैमिली मामले। फैमिली में क्या होते हैं कि हस्बैंड और वाइफ जो है अच्छी बातें करके शादी करते हैं, पर शादी करने के बाद जो है कुछ दिन बाद उनको समझ में आता है कि हम जो है साथ में नहीं रह सकते, तो फिर कोर्ट जाते हैं। कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट मीडिएशन के लिए लोक अदालत में भेजते हैं, वहां समझौते की कोशिश किया जाता है। फिर प्रॉपर्टी मैटर्स, प्रॉपर्टी के लिए लोग मरते भी हैं और मारते भी हैं। प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी के लिए भी सेटलमेंट हो सकते हैं। बैंक से रिलेटेड, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, बैंक रिलेटेड मामले, है ना, बैंक रिलेटेड मामले, एनआई के मामले, एनआई मामले मतलब चेक बाउंस वाले केसेस,
चेक बाउंस वाले केसेस है, ठीक है, वो अलग है। इलेक्ट्रिसिटी, आपके पानी, आपके टेलीफोन, वो चीज के लिए स्थायी लोक अदालत वो अलग चीज है ना। लोक अदालत में फैमिली मैटर्स हो गया, प्रॉपर्टी मैटर्स हो गया, मनी सूट्स हो गया, यस एक्सीडेंट मामले, वेरी गुड, ठीक है। फिर कुछ क्रिमिनल मामले भी आपको सुन के हैरानी होंगे। क्रिमिनल मामले में सेक्शन 320 सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि कुछ मामले में समझौते हो सकते, कुछ मामले में समझौते नहीं हो सकते हैं, कुछ मामलों में समझौते कोर्ट के बिना परमिशन, बिना अनुमति के परमिशन, बिना कोर्ट के अनुमति के भी आप समझौते कर सकते हैं। कुछ मामलों में कोर्ट के अनुमति के साथ ही आप समझौते कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल मामले भी सेक्शन 320 के तहत, सीआरपीसी के तहत समझौते किए जा सकते, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम आते हैं आर्बिट्रेशन का एक रूप है लोक अदालत। आर्बिट्रेशन का मतलब है दो पार्टी जब एक डीड तैयार करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई मसला होगा, दो पार्टी जब डीड तैयार करते हैं उसमें वो लिखते हैं कि अगर हमारे बीच में कोई मसला होगा तो हम एक निष्पक्ष व्यक्ति को आर्बिट्रर बनाएंगे और उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन, मध्यस्थी। लोक अदालत में क्या हो रहे हैं? लोक अदालत में एक जज, एक जुडिशियल ऑफिसर और दो सामूहिक कार्यकर्ता, ये तीन लोग मिलकर जो है कोर्ट के बाहर चीजों को निपटाने का कोशिश करते हैं, मध्यस्थ या सुलह बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाया वापस कोर्ट में जाएगा। अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपने जो कोर्ट फीस जमा किया था वो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज है। अब एक और टॉपिक है आपके, यस, इंश्योरेंस भी कवर होते हैं, ओके। एक फाइनल टॉपिक में जो, हाँ जी, प्री लीगल एज। इंडिया गवर्नमेंट के पास पैसे की कोई कमी थोड़ी है, वो आपके कोर्ट फीस से थोड़ी जिंदा है, आप समझ रहे हो। वो आपको रिफंड करेंगे, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट इतने भी गरीब नहीं है कि आपके कोर्ट फीस का वो इंतजार करते हैं, वो राह देखते हैं कि हाँ ये साहब आएंगे और आज कोर्ट फीस देंगे फिर हमारा गाड़ी चलेगा, नहीं। ओके, नेक्स्ट है फ्री लीगल एज। फ्री लीगल एज बच्चों ये क्या होता है बताओ? यस, वेरी गुड। फ्री लीगल एड मतलब निःशुल्क विधिक सहायता। अगर ये सवाल आए, आपको एक डायग्राम बनाना है या एक टेबल बनाना है, एक चार्ट बनाना है, तीन तरीके से आप इसको लिखेंगे। सबसे पहला संविधान। संविधान इसके बारे में क्या कहते हैं? संविधान ये कहते हैं आर्टिकल 339A, या आप लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे या इसको बॉक्स में डालेंगे, हाईलाइट कीजिए। आर्टिकल 39A कहते हैं कि सबको न्याय मिलना अनिवार्य है। निःशुल्क विधिक सहायता की बात संविधान में आर्टिकल 39A में सबको न्याय मिलने की बात से हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, आर्टिकल 14 समानता की बात करते हैं, आर्टिकल 14 पर
समानता कैसे मिलेगा? अगर समझ लो, एक तरफ एक बहुत गरीब व्यक्ति है, यस, और दूसरी तरफ बड़े धनवान व्यक्ति है। एक निर्धन है और एक धनवान है। धनवान व्यक्ति सबसे अच्छा लॉयर को लगाकर जो है अपना केस फाइट करता है, और जो गरीब निर्धन व्यक्ति है वो कोई बड़े एडवोकेट को, सीनियर एडवोकेट को लगा नहीं सकते। या तो वो खुद अपना मामला लड़ेगा जिसमें उसका हारना तय है, या कोई जूनियर एडवोकेट को लगाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 39A और आर्टिकल 14 को प्रवर्तनीय करने के लिए फ्री लीगल एड का एक सिस्टम बनाया है। फ्री लीगल एड, इसमें क्या होता है कि राज्य आपके लिए एक लॉयर लगाएगा। आपको एक एप्लीकेशन फाइल करने होते हैं डिस्ट्रिक्ट राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ, मेरा जो आर्थिक स्थिति ये है और मैं अपना लॉयर नहीं लगा पाऊं, इसलिए आप मुझे लॉयर दीजिए। तो वो आपको कैसे लॉयर देगा? फ्री एंड कॉम्पिटेंट। आपको एक फ्री लॉयर भी मिलेगा और एक कॉम्पिटेंट मतलब योग्य लॉयर। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जो लॉयर्स, बहुत सारे लॉयर्स हैं जिसके पास कोई काम नहीं, वो दैनिक भास्कर जो है बार बार पढ़ते हैं। हम तो एक बार पढ़ के छोड़ते हैं, वो बार बार उसको पढ़ते हैं जैसे कल उसमें से एग्जाम है उनका। लेकिन उनको नहीं, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लॉयर, एक अच्छा, उस कोर्ट में जो एक अच्छा लॉयर है उनको चुन के आपके लिए। अच्छा, कई मामलों में आपने देखा होगा, क्रिमिनल मामलों में राम जेठमलानी साहब इंडिया के सबसे महान क्रिमिनल लॉयर थे। राम जेठमलानी साहब उनके याद के सामने भी मेरा हाथ जो है जुड़ जाते हैं। ओके, राम जेठमलानी साहब कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्रिमिनल के लिए अपीयर होने के लिए कहा गया और वो अपीयर भी हुए। आप समझ ना, कई क्रिमिनल से जो फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे, और हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कभी कभी कहा कि राम जेठमलानी साहब वो व्यक्ति जो है वो लॉयर लगाना नहीं चाह रहे, या लॉयर लगाने के लिए उसके पास साधन नहीं है। राम जेठमलानी साहब को कहा और राम जेठमलानी कई केसेस में अपीयर हुए। आप समझना, राम जेठमलानी साहब का एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, ये रिक्वेस्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट इज एन ऑर्डर फॉर एन एडवोकेट। हाई कोर्ट का जो रिक्वेस्ट है वो एक एडवोकेट के लिए ऑर्डर के समान है। आप समझना। तो कहने का मतलब, आर्टिकल 39A आपको याद रखना है। दूसरा है CPC, सिविल मामले में दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। एक ऑर्डर 33 एंड ऑर्डर 44। CPC करके एक किताब है, जब सिविल प्रोसीजर कोड, उसका एक ऑर्डर है, ऑर्डर 33 और ऑर्डर 44। उसमें जो निर्धन व्यक्ति है उसके लिए लॉयर लगाने की बात लिखा हुआ है। नंबर 3, CRPC, क्रिमिनल मामलों में, क्रिमिनल मामले में CRPC के सेक्शन 304। बच्चों, इसको 3 तरीके से आपको लिखना है। एक, संविधान क्या कह रहे हैं, जो सबके लिए जनरल बात कह रहे हैं संविधान। फिर CPC, सिविल मामले में फ्री लॉयर की बात करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उनको उसके लिए फीस भी मिलते हैं, है ना, उसके लिए एक फिक्स्ड रेट भी उनको एक
उसके लिए रेन्यूमरेशन भी मिले। तीसरा है क्रिमिनल मामले में। अब क्रिमिनल मामले में एक चीज आपको याद रखना चाहिए, एक क्रिमिनल मामले में सबसे पहले होता है इन्वेस्टिगेशन, बाद में होता है ट्रायल। बच्चों, इन्वेस्टिगेशन कौन करते हैं? यस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, इंडिया का पुलिस जो है इसके लिए बहुत फेमस है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तुरंत कार्रवाई करते हैं। जैसे कोई मर्डर हुआ या कोई चोरी हुआ, आप एफआईआर दर्ज करके घर आते हैं, इससे पहले वो उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में सबसे अच्छा पुलिस मुंबई पुलिस माने जाते हैं, है ना। दुनिया में जो सबसे अच्छा पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड बोलते हैं, स्कॉटलैंड पुलिस। ठीक है, हमारा भी पुलिस कम नहीं है। फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल। अब ट्रायल के दौरान ये व्यक्ति के क्या क्या चीज जो है जोखिम में है, उसका लाइफ जोखिम में है, इसके ऊपर आरोप लगा है, उसका जीवन जोखिम में है, उसका लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता जोखिम में है, उसका प्रॉपर्टी जोखिम में है। Please understand, when you are accused of an offense, and especially if it's a serious offense, your life is at risk, your liberty is at risk, your property is at risk. तो अगर आपके पास साधन नहीं है कोर्ट केस फाइट करने का, फिर क्या होगा? आप तो इंडिया के कोई भी एक जेल में सड़ते रहेंगे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए राज्य का कर्तव्य बनता है कि एक लॉयर उनके लिए लगाए जाए। आप समझे? क्योंकि अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुआ। ट्रायल के बाद पता चलेगा कि ये बच्चों, एक बात देखिए, कोई अवैध बिल्डिंग को गिराना अलग चीज है और बिना ट्रायल कंप्लीट किए किसी के घर गिराना अलग चीज। क्योंकि एक घर में केवल एक व्यक्ति ही नहीं रहता, हो सकता है वहां 4 लोग हो या उससे ज्यादा भी हो। अब 2 चीजें इसमें आप ध्यान रखिए, एक, ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है। नंबर 2, ट्रायल अगर पूरा भी हो तो भी जब आप एक घर तोड़ते हैं, जैसे मेरे घर में अभी 6 लोग रहते, समझ लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई ऑफेंस मैंने किया, मेरा घर अगर तोड़ दिया तो मेरे पापा का क्या कसूर है, मेरे मम्मा का क्या कसूर है, मेरे वाइफ का क्या कसूर है, मेरे 2 बच्चे, बेटी का क्या कसूर है, मेरे बेटे का। तो ये चीज है। हम क्या बात कर रहे थे? ओके, क्रिमिनल केसेस में ट्रायल जो है, ट्रायल के दौरान आपको स्टेट एक लीगल काउंसिल को देते हैं, लीगल काउंसिल। ओके, सेक्शन 304 का क्लॉज 1, सेक्शन 304 क्लॉज 1,
तो ये कुछ चीजें, हाँ जी, क्राइम का स्टेजेस ये है। एक तो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एक इंक्वायरी भी बोलते हैं, और फिर ट्रायल होते हैं। ट्रायल जो है कोर्ट करते हैं। ट्रायल भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जो सबसे खतरनाक जो अपराध है उसके लिए जो ट्रायल होते हैं उसको बोलते हैं सेशन ट्रायल। उससे निचली जो अपराध है उसको बोलते हैं वारंट ट्रायल। सबसे बड़े जो अपराध होते हैं उसको सेशन ट्रायल बोलते हैं, उसका जो ट्रायल होता है उसको सेशन ट्रायल। उससे नीचे जो है वारंट ट्रायल बोलते हैं। और जो सबसे छोटे जो अपराध होते हैं उसके लिए सम्मन्स ट्रायल बोलते हैं, सम्मन्स ट्रायल। ये सब इतना आपके लिए जानने के लिए ठीक है। बाकी अपने लिए ये सेक्शन 304 क्लॉज 1 आपको याद रखना। यस, करीब करीब बातें। यस, ट्रायल के बाद आपको या तो आप दोष मुक्त होते हैं या दोष सिद्ध होते हैं। आइदर यू आर कन्विक्टेड और यू आर एक्यूटेड। आपके खिलाफ जो केस लगाए गए हैं, जो चार्जशीट फाइल किए गए हैं, वो प्रूव नहीं हो पाया है ना, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफ से प्रूव नहीं हो पाया, तो आपको दोष मुक्त किया जाता है, एक्यूट किया जाता है। और अगर आपके खिलाफ जो केस फाइल किया वो प्रूव हो जाते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाता है, ठीक है, या जो भी सजा सुनाया जाता है, ठीक है। यस, मैंने करीब करीब ज्यादातर टॉपिक्स कवर कर लिया है PIL में। अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इट्स माय प्लेजर। पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ओके, अब कोई सब्जेक्ट्स में कोई दिक्कत है तो हम, एक तो लीगल इंग्लिश के लिए आपने कहा था, लीगल इंग्लिश के लिए आपने कहा था हम PIL के केसेस, PIL के बड़े बड़े केसेस हैं, जैसे हुसैन आरा खातून, मैंने आपको बता दिया। हुसैन आरा खातून है, सुनील बत्रा करके एक केस है। सुनील बत्रा के केस में क्या हुआ, एक सह कैदी के साथ बहुत अन्याय हो रहे थे, तो एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट जज को एक पोस्ट कार्ड भेजा, पोस्ट कार्ड, और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस पे कार्रवाई किया और दिल्ली तिहाड़ जेल में जो जेल अथॉरिटीज थे उनके खिलाफ कार्रवाई किया, ठीक है। फिर एक बहुत फेमस केस है DK बसु केस। DK बसु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति को अरेस्ट करने जाए, पुलिस जो है अपना नाम जो है क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं उसका एक निकटतम बंधु को जो है इन्फॉर्म करना जरूरी है। जब भी कोई व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं तो उसे एक लॉयर लगाने का जो अधिकार है उसे बता देना चाहिए, है ना। और एक मेमो प्रिपेयर करना जरूरी है। जब अरेस्ट करते हैं तो वो व्यक्ति को बताना चाहिए कि क्या ग्राउंड्स पे आपको अरेस्ट किया जा रहा है। व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए, है ना, अरेस्ट के पहले, अरेस्ट के बाद। अरेस्ट के बाद क्यों? कि कहीं पुलिस ने टॉर्चर तो नहीं किया करती। तो ये सारी चीजें हैं। MC मेहता सारे केसेस में, ताजमहल केस है, ताजमहल जो है, हाँ जी, MC मेहता वाले केसेस में ताजमहल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का जो व्हाइट डोम है वो येलोइश हो रहे थे यमुना में जो प्रदूषण के वजह से, तो उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला। गंगा पोल्यूशन केस, यमुना पोल्यूशन केस। एक श्री राम फर्टिलाइजर कंपनी करके दिल्ली में एक कंपनी था, एक फैक्ट्री था, उसमें केमिकल्स रिलीज होने से 2 लोग मर गए, तो उसमें एक केस है। फिर जावेद, यस वेरी गुड, जावेद वाला केस ये था, हरियाणा गवर्नमेंट ने पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए
से ज्यादा, यस, 2 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो आप पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते करके एक ऑर्डर जारी किया हरियाणा गवर्नमेंट। तो उसके खिलाफ जो है जब एक PIL फाइल हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा पोल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या को रोकना भी बहुत जरूरी है, और जो जनप्रतिनिधि है वो इसमें हरियाणा, दिस इज स्पेशली फॉर हरियाणा, ओके। तो जो है 2 से ज्यादा बच्चे वाले पंचायत इलेक्शन हरियाणा में लड़ने के लिए अभी भी मना है। शीला बरसा केस जो है, उनके लिए विशेष सेल होना चाहिए, उनके लिए विशेष फैसिलिटीज होना चाहिए, उनके साथ जो है अच्छा ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो, उनके लिए शीला बरसे वाला केस, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं मुझे आपसे कहना था। यस, बाकी और कोई सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। जैसे अभी बच्चा है लीगल इंग्लिश का मैं क्लास लूंगा, हाँ, यह सब आप लिख सकते हैं ना, PUDR। सर ऑनलाइन क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर क्या? हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सर ऑनलाइन क्लासों की वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर आपकी? अरे कैलाश साहब, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सर मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए पूरी क्लासों की, आपके जो क्लासेस ली दोनों तीनों क्लासों की। आप लिख दीजिए, बॉक्स पे लिख लीजिए, या और कोई बता दे क्लियरली आवाज नहीं आ रही। ओ माय गॉड, अच्छा ऑनलाइन क्लास वीडियो रिकॉर्डिंग साहब, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर कोई बच्चे ने रिकॉर्ड किया हो तो पता नहीं, मुझे इसका सिस्टम पता नहीं। मैं मिनिमम चीजें जानता हूँ ऑनलाइन, जैसे गूगल मीट वगैरह की, है ना। बच्चों, आपको हिंदू लॉ में कोई दिक्कत है या मुस्लिम लॉ में कोई दिक्कत है? चलो कल हम हिंदू लॉ करते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो यस ठीक है, कल हम हिंदू लॉ करते हैं, ठीक है। कल एक्चुअली मैं 10 बजे करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि सब 10 बजे तक उठते नहीं है, तो इसलिए मैंने 10:30 कर दिया। मैं भी कितना ना समझूं, मैं पहले सोचा कि लॉ के स्टूडेंट्स है वो 10 बजे तक उठ पाते होंगे। तो अपन कल कितने बजे मिले? 10 बजे या 10:30? 11 बजे, 10:30, ठीक है, 10:30 है ना। मुझे सबको लेके चलना पड़ता है, मैं भी सबका साथ सबका विकास वाला व्यक्ति, तो 10:30 बजे हम कल मिलेंगे, ठीक है। हिंदू लो, ओके, गॉड ब्लेस, अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस।